नमस्कार, आप देख रहे हैं केजीएम कक्षा। मैं हूं गजेंद्र कुमार। रात के 8 बजे हैं, वक्त हो चला है अपनी बायोलॉजी की प्रीमियम क्लास का। हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए बायोलॉजी की कंप्लीट क्लासेज आपको यहां पर मिलेगी। तो आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाओ और अपने सपने को पूरा करो। अगर आप हिंदी माध्यम से हो तो भी आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे अब, क्योंकि अब हम आपके साथ में आ गए हैं। आपको कंटेंट देंगे बायोलॉजी का, वो उस लेवल तक हम आपको पढ़ाएंगे जहां तक आप एम्स निकाल सकते हो। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग करेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आज चर्चा करेंगे। किस तरीके का क्या कुछ होता है उसमें, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। बेटा, यहाँ पर मैंने 2 डायग्राम्स बना रखे हैं। देखो, एक मैंने साइड व्यू बनाया है और एक मैंने फ्रंट व्यू बनाया है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को साइड से देखे तो कैसा दिखता है, फ्रंट से देखे तो कैसा दिखता है। साइड से देखते हैं तो आपको एक ऐसी सी स्ट्रक्चर दिखती है, ये इसका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आएगा। यहां पर क्या आता है बेटा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। यहां से अंदर जाते हैं तो कौन कौन सी चीजें किस तरीके से रहती है, इस हिसाब से हमने ये डायग्राम बनाया है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, आप फील कर पाओगे इस चीज को। बेटा, सबसे पीछे की तरफ जो ये आगे लंबा सा दिख रहा है, ये तो क्या होता है, ये होता है गर्भाशय, जो कि बच्चेदानी जिसको बोला जाता है, गर्भाशय। और इस गर्भाशय के पास में एक नीले रंग की अंडाकार संरचना आपको दिख रही होगी। इस नीले रंग की अंडाकार संरचना को कहा जाता है बेटा क्या, इस नीले रंग की अंडाकार संरचना को कहते हैं हम, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अंडाशय। क्या बेटा, अंडाशय। और इसके ऊपर ये ग्रीन कलर की जो संरचना दिख रही है इसको कहते हैं हम अंडवाहिनी। क्या कहते हैं बेटा, अंडवाहिनी। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। सबसे पहले जो ये चारों तरफ पीछे की तरफ जा रहा है, ये शरीर अपना शरीर के पीछे की तरफ जा रहा है। अगर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया से ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पर 3 ओपनिंग है, 3 छिद्र है। सबसे आगे वाला जो छिद्र होता है, इस छिद्र को बोला जाता है यूरिथ्रल मिएटस या यूरिथ्रल ओरिफाइस। मतलब मूत्र मार्ग के लिए जो छिद्र बनता है उसको कहा जाता है बेटा यूरिथ्रल ओरिफाइस। क्या, यूरिथ्रल ओरिफाइस। उसके आगे जो छिद्र होता है उस छिद्र को कहा जाता है बेटा, इस छिद्र को कहेंगे हम वेजाइनल ओरिफाइस। क्या कहेंगे हम, वेजाइनल ओरिफाइस। और इसके पीछे की तरफ जो होता है, जो लास्ट छिद्र बनता है पीछे की तरफ, इसको बोला जाता है रेक्टम या मलाशय। क्या बोलेंगे बेटा, रेक्टम, सॉरी मलद्वार बोलेंगे इसको, एनस। इसको बोलेंगे हम बेटा एनस या मलद्वार। क्या कहते हैं, एनस या मलद्वार। तो ये क्या होगा बेटा जी, ये है, ये संरचना, ये मलाशय है। क्या है, मलाशय या रेक्टम है। ये कौन है बेटा, रेक्टम है। और इसके सबसे आगे की तरफ जहां यूरिथ्रल ओरिफाइस खुल रहा है, वो यहां पर यूरिथ्रा से होते हुए इस नलिका को क्या कहेंगे बेटा जी, इस नलिका को कहते हैं हम यूरिथ्रा। ये क्या है, यहां पर यूरिथ्रा मतलब मूत्र मार्ग। ये मादा का मूत्र मार्ग होता है जो कि बहुत छोटा होता है। और ये थैलीनुमा संरचना जिसको कहेंगे हम मूत्राशय। थैलीनुमा संरचना क्या होती है बेटा जी, मूत्राशय होती है। मादा के अंदर इस तरीके से सबसे आगे मूत्राशय होता है और उस मूत्राशय के बाद में वेजाइनल ओरिफाइस खुलती है, जो कहाँ पर खुलती है, वेजाइना में खुलती है। ये क्या है बेटा, वेजाइना है, या इसको हिंदी में कहा जाता है योनि। क्या कहते हैं, योनि। तो ये संरचना जो है ये लंबी संरचना है, लगभग 8.5 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। कितनी लेंथ होती है इसकी, 8.5 सेंटीमीटर एवरेज एक नॉर्मल फीमेल की वेजाइना की लेंथ होती है, लंबाई होती है।
अब आपको एक तरीके से इसका जो साइड व्यू है वो क्लियर हो गया होगा। साइड व्यू में अब आपको एक ग्रीन कलर की अंगुली नुमा एक संरचना दिख रही होगी। इस ग्रीन कलर की अंगुली नुमा संरचना को क्या कहते हैं बेटा? ये संरचना क्या है? ये संरचना होती है क्लाइटोरिस। क्या बेटा जी? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस ये क्या होता है सर? ये और कुछ नहीं है, ये एक तरीके सा पेनिस का क्या होता है? समजात अंग होता है। ये मानव के मेल का जो पेनिस है उस पेनिस का समजात या होमोलोगस ऑर्गन होता है। इसका क्या मतलब है? जो काम पेनिस का होता है वो इसी का काम होता है। यहां पर फीमेल में पेनिस का काम कौन करता है? ये क्लाइटोरिस ही करता है। ये एक तरीके से फीलिंग्स को ट्रिगर करता है, ये एक तरीके से एक्साइटमेंट को बढ़ाता है। बेटा क्लाइटोरिस क्या होता है? इसका काम क्या होता है? मेनली ये इसका यही काम होता है, एक्साइटमेंट को बढ़ाना। एक्साइटमेंट को ये बढ़ाता है और ये बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? बहुत ही सेंसिटिव या संवेदनशील स्ट्रक्चर होती है। बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर है ये। सबसे पहले क्या आता है? क्लाइटोरिस आता है। उसके पीछे की तरफ कौन आएगा? यूरिथ्रल ओरिफाइस। यूरिथ्रल ओरिफाइस का मतलब है मूत्र द्वार। और उसके बाद में योनि द्वार। योनि द्वार का मतलब वेजाइनल ओरिफाइस। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? योनि द्वार। योनि द्वार। और इसको कहेंगे हम क्या? मूत्र द्वार। ठीक है बेटा जी? अरे समझ में आ रहा है क्या कुछ? आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। अब ये वेजाइना है, पीछे की तरफ किस में खुलती है बेटा? गर्भाशय में खुलती है। इसी गर्भाशय को हम कहते हैं बच्चेदानी। इसी गर्भाशय को बच्चेदानी कहते हैं, जिसमें बच्चे का विकास होता है। जिसमें क्या होता है बेटा? बच्चे का विकास होता है। और इस गर्भाशय के पास में कौन लगा होता है? अंडाशय लगा होता है। इस अंडाशय से क्या रिलीज होता है बेटा? इस अंडाशय से बेटा जी, इसी अंडाशय से अंडाणु रिलीज होता है। इसलिए अंडाणु मादा का युग्मक होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अंडाशय को मादा का प्राथमिक जननांग। इसको क्या कहते हैं? मादा का प्राथमिक जननांग। ये होता है मादा का प्राथमिक जननांग। क्यों? क्योंकि ओवम रिलीज करता है, अंडाणु रिलीज करता है, और साथ में इसको क्या, इसका और एक और काम होता है अंडाशय का। ये अंडाशय हार्मोन्स, जो मादा में हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, वो यहीं से रिलीज होते हैं बेटा। अब इसका साइड व्यू आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से इसका साइड व्यू होता है। अब हम चलते हैं इसके फ्रंट व्यू पे। तो फ्रंट व्यू इस तरीके से दिखता है आपको। सबसे नीचे की तरफ जो होता है, यहां से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे नीचे की तरफ जो ये वेजाइनल ओरिफाइस या योनि द्वार है। ये क्या है बेटा? ये योनि है। ये होती है योनि, और ये होता है योनि द्वार। क्या होता है बेटा? योनि द्वार। उसके ऊपर योनि आती है, और योनि के बाद में कौन आता है? योनि के बाद में देखो यहां पर, इससे रिलेट करो, यहां पे आप, यहां पर योनि है, ये योनि है। योनि से ऊपर कौन आता है? गर्भाशय। तो ये अब बेटा कौन आ गया? गर्भाशय। इस गर्भाशय के पास में कौन लगा हुआ है? इस गर्भाशय के पास में कौन लगा हुआ है? अंडाशय। तो यहां पर देखो ये अंडाशय इस तरीके से लगा हुआ है। इसको जूम किया, कुछ नहीं किया है मैंने, इसको यहां से इस तरीके से काट लिया है, और काट के इसको क्या किया है? जूम करके आपको दिखा रहा हूं। योनि के ऊपर कौन आता है? गर्भाशय आता है। और गर्भाशय की आपको पता है 3 दीवारें होती है। गर्भाशय की कितनी दीवारें होती है बेटा जी? गर्भाशय की 3 दीवारें होती है। मैं यहां पर आपको थोड़ा सा इसको अलग करके बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है? यहां पर बेटा गर्भाशय की 3 दीवारें होती है। कौन कौन सी है? सबसे जो बाहरी दीवार होती है, उस बाहरी दीवार को क्या कहा जाता है? इस बाहरी दीवार को कहते हैं बेटा पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। उसके बाद में जो अंदर वाली दीवार होती है, जो पेशियों से बनी हुई मोटी दीवार होती है, गर्भाशय की मध्य दीवार होती है, उसको कहते हैं मायोमेट्रियम। क्या कहते हैं जी? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम।
मैट्रियम। और सबसे अंदर वाली जो दीवार होती है, जो रेड कलर की मैंने आपको दिखा रखी है, इसको बोला जाता है बेटा जी, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको? एंडोमेट्रियम। क्या कहा जाता है? एंडोमेट्रियम। अरे समझ में आ रही है क्या बात? बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल हर चीज क्लियर करवा के चल रहे हैं हम। ये एंडोमेट्रियम होती है बेटा। 3 दीवार हो गई। ये तीनों क्या है? ये तीनों बेटा जी गर्भाशय की दीवारें हैं। ये गर्भाशयी दीवारें हैं, गर्भाशयी दीवार है। समझ में आ गई क्या है ये तीनों? ये गर्भाशय की दीवारें हैं। अब गर्भाशय की दीवारों के पास में चले गए। उसके बाद में जो यहाँ सकरा स्थान होता है, इस सकरे स्थान को सर्विक्स या ग्रीवा कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? ग्रीवा या सर्विक्स कहा जाता है। गिरवा या सर्विक्स। इस गिरवा के ऊपर वाला जो भाग होता है, इस त्रिकोणाकार भाग होता है गर्भाशय का, जो त्रिकोणाकार भाग होता है, इसको बोला जाता है कॉर्पस या बॉडी। कॉर्पस या बॉडी, ये कॉर्पस या बॉडी वाला भाग हो गया। और जो ऊपर वाला भाग होता है, इसको बोला जाता है क्या बेटा? फंडस। तो गर्भाशय के 3 भाग आपको मैंने बता दिए। कौन कौन से? सबसे पहले नीचे की तरफ जो त्रिकोणाकार भाग होता है, जो नली ट्यूबुलर पार्ट होता है, इसको क्या बोला जाता है? ग्रीवा। ये पहले नंबर का हो गया। कितने नंबर का हो गया बेटा? गर्भाशय के भाग में पहले नंबर का हो गया। उसके बाद में दूसरे नंबर का कॉर्पस या बॉडी हो गया, जो कि मध्य भाग है, मुख्य भाग है गर्भाशय का। और जो ऊपर की तरफ तीसरा भाग है, इस तीसरा भाग को बोला जाता है फंडस भाग। और इस फंडस भाग की विशेषता ये होती है बेटा कि जो आरोपण होता है बच्चे का निषेचन के बाद में, जो आरोपण होगा, युग्मनज का जो आरोपण होता है, भ्रूण का आरोपण, वो यहीं पर होता है। यहां पर लिख लो, भ्रूण का आरोपण स्थल। ये क्या है? भ्रूण का आरोपण स्थल है। यहीं पर भ्रूण का आरोपण होता है बेटा। अरे समझ में आ रही है कुछ बात? अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है। सबसे बाहर की तरफ कौन है? योनि द्वार है। उसके बाद में योनि आती है। योनि के बाद में गर्भाशय आता है। गर्भाशय को 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट नीचे की तरफ जो ट्यूबुलर पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? ग्रीवा। उसके बाद में दूसरा पार्ट जो गर्भाशय गुहा बनाता है, जो कॉर्पस या बॉडी मुख्य भाग होता है, जिसको कहा जाता है, वो दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग हो गया फंडस या फंडस, जिसको कहते हैं हम भ्रूण, जिसमें भ्रूण का आरोपण होगा। मतलब भ्रूण ऐसे आके चिपक जाता है इसके, तो इसको भ्रूण का आरोपण स्थल कहा जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं इस गर्भाशय से एक नलिका जुड़ी हुई है और एक अंडाशय जुड़ा हुआ है। आपको पता है ये कौन है? ये अंडाशय, ये अंडाशय, इधर ये अंडाशय, इधर ये कौन है? ये अंडाशय है। और इस अंडाशय से कौन जुड़ी हुई है? अंडवाहिनी, जो गर्भाशय और अंडाशय को आपस में जोड़ती है। यहां पर तो ये पता चल गया अंडाशय है। और ये क्या है बेटा? ये अंडवाहिनी है। ये क्या है? अंडवाहिनी है। और ये अंडवाहिनी है, वो 3 भागों में बटी होती है। 3 कौन कौन से भाग होते हैं बेटा इसके? अंडवाहिनी जो होती है 3 भागों में बटी होती है। एक जो सबसे पास में होता है, अंडाशय के सबसे समीपस्थ भाग है, और वो कीपनुमा संरचना बनाता है। इस कीपनुमा संरचना को कहा जाता है क्या? इनफंडीबुलम या कीपक। इस भाग को बोला जाता है कीपक या इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम क्या कहा जाता है बेटा जी? इनफंडीबुलम। इसके बाद में चौड़ा भाग, सबसे लंबा और चौड़ा भाग आता है, जिसको हम कहते हैं तुम्बिका या एम्पुला। तुम्बिका या एम्पुला। और उसके बाद में जो लंबा भाग आता है, सकरा और लंबा भाग, उसको कहा जाता है बेटा क्या? इस्थिमस। और ये तीनों भाग हैं जो क्या बनाते हैं? ये तीनों भाग मिलकर के अंडवाहिनी बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? अंडवाहिनी। ये तीनों भाग
अंडवाहिनी बनाते हैं। समझ में आ गई बात। अब मैं यहां से इस अंडवाहिनी को हटा देता हूं। इसका मतलब है अंडवाहिनी आपको पता है गर्भाशय को जोड़ रही है, किससे जोड़ रही है? अंडाशय से। और जो अंडाशय है, अब इस अंडाशय के पास में जो भाग है किप्पक है, इस किप्पक के पास वाले भाग में आपको कुछ झालर नुमा संरचना दिख रही होगी, अंगुली नुमा प्रवर्ध दिख रहे होंगे। इन प्रवर्धों को बोला जाता है फिम्बरी। इन प्रवर्धों को बोला जाता है बेटा जी क्या? फिम्बरी या झालर। और ये झालर किसका भाग है? ये इस कीपक या इनफंडीबुलम का ही भाग होता है बेटा। ये कीपक या इनफंडीबुलम का भाग होता है। झालर इनफंडीबुलम का अग्रभाग है जो क्या करता है? एक अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाता है, झालर नुमा संरचना बनाता है, जो क्या काम करेगी? ये काम क्या करती है बेटा? ये काम ये करती है झालर। क्या काम करेगी झालर? झालर काम करेगी अंडाणु को कलेक्ट करती है। अंडाणु ना बोल के अगर मैं यहां पर बोलूं सेकेंडरी ऊसाइट तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सेकेंडरी ऊसाइट को कैच करती है। क्या करती है? कैच करती है। जो सेकेंडरी ऊसाइट मुक्त होती है ना अंडाशय से, उस सेकेंडरी ऊसाइट को कैच कौन करती है? फिम्बरी करती है। अब आप देखो ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय के चारों तरफ एक रेड कलर से आवरण बना हुआ है। इस आवरण को क्या कहते हैं बेटा? ये जो रेड कलर वाला, इस रेड कलर से ही लिख देता हूं मैं। रेड कलर वाला जो आवरण है बेटा जी, इस आवरण को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मीजोबेरियम। क्या? मीजोबेरियम। मीजोवेरियम। मीजोवेरियम। और जो ग्रीन कलर से जो लिगामेंट्स है जो अंडाशय को जोड़े हुए हैं गर्भाशय से, इन गर्भाशय से जोड़े हुए इनको बोला जाता है बेटा ओवेरियन लिगामेंट। क्या? ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोला जाता है इनको? ओवेरियन लिगामेंट। इसका मतलब अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने वाली संरचना का नाम क्या है? ओवेरियन लिगामेंट। अंडाशय को चारों तरफ से आश्रित करने वाली संरचना का नाम क्या है? मीजोवेरियम। अंडाशय के सबसे समीपस्थ भाग कौन सा है? कीपक। उस कीपक में भी अगर पूछे उसका भी समीपस्थ भाग झालर है। झालर कीपक का ही भाग है, इनफंडीबुलम का ही अग्र भाग झालर नुमा संरचना या इस तरीके से झालर नुमा संरचना अंगुली समान प्रवर्ध बना के रखता है, जो किस काम के किस लिए? उस सेकेंडरी ऊसाइट जो अंडाशय से मुक्त होती है उसको कैच करने का काम करता है। और ये जो कीपक है, ये कीपक कौन सा भाग होता है? सबसे समीपस्थ भाग होगा। उसके बाद में जो तुम्बिका वाला भाग है, इस तुम्बिका वाले भाग की क्या विशेषता होती है बेटा? ये जो तुम्बिका वाला भाग है सबसे चौड़ा और सबसे लंबा भाग होता है। तुम्बिका वाला जो भाग है सबसे चौड़ा और सबसे लंबा भाग होता है। और इस्तमस की क्या विशेषता होती है? इन दोनों की विशेषता ये होती है, जो इस्तमस होता है वो सकरा व छोटा है। सकरा व छोटा है। और जो एम्पुला है वो सबसे चौड़ा किसमें? अंडवाहिनी के तीनों जो भाग है ना, इसमें सबसे चौड़ा भाग कौन सा है अंडवाहिनी का? अगर सवाल आता है अंडवाहिनी का सबसे चौड़ा भाग, तो आप क्या लिखोगे? एम्पुला। सबसे चौड़ा व लंबा। लंबा भी यही होता है। मैं डायग्राम में मेंशन नहीं कर सका, आपको डायग्राम में दिखा तो नहीं सका, लेकिन याद रखना इस चीज को कि जो तुम्बिका वाला भाग होता है, अरे यार अंडवाहिनी के 3 भाग है। कौन कौन से भाग है? सबसे आगे वाला अंडाशय के पास वाला भाग कीपक, उसके बाद में चौड़ा और लंबा भाग होता है तुम्बिका, उसके बाद में सकरा और छोटा भाग होता है, वो कैसा होता है? वो इस्तमस होता है। और ये तीनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? ये तीनों मिलकर के अंडवाहिनी या ओविटक बनाते हैं, जिसका एक नाम और होता है, इसी को अंड या डिंब वाहिनी कहा जाता है। अंड या डिंब वाहिनी इसी को कहा जाता है। अरे बेटा समझ में आ रही क्या बात? उसके बाद में जो ओवेरियन लिगामेंट होते हैं वो इस अंडाशय को जोड़ के रखते हैं, कहां से? गर्भाशय से। और जो इसके चारों तरफ आवरण होता है उसको कहते हैं मीजोवेरियम। और यहां पर भी कुछ लिगामेंट होता है, ये ब्रॉड लिगामेंट होता है। यहां पे क्या होता है बेटा जी? ये ब्रॉड लिगामेंट होता है। ब्रॉड लिगामेंट। अगर सवाल आए कभी कभार तो ध्यान रखना भाई, इसको इसकी दीवार से
इस अंडाशय को और अंडवाहिनी को दीवार से जो जुड़े रखती है उसको कहते हैं ब्रॉड लिगामेंट। अरे समझ में आ रहा है क्या कुछ बात? अरे कुछ पल्ले पड़ रही है क्या? तो इस तरीके से ये मादा जनन तंत्र है। मादा जनन तंत्र का योनि वाला भाग होता है, सबसे पहले योनि द्वार के अंदर खुलता है। योनि भाग है, ये योनि जो है 8.5 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है। और यहां पर ध्यान रखना, जो अंडवाहिनी है उसके अंदर हम वो टिश्यू में भी बात करेंगे, एनिमल टिश्यू में भी वो चीजें हम बता देंगे आपको कि इसके अंदर कौन सी कहां पर उत्कला उत्तक पाया जाता है। तो जो अंडाशय होती है, अंडाशय की हम आगे स्टडी करेंगे अच्छे से, तो और अच्छे से बता देंगे कि किस तरीके से जो अंडाशय है वो अंदर से कौन सी उपकला से बना होता है, बाहर से कौन सी उपकला से बना होता है, या कौन सी उत्तक से बना होता है। तो अंदर तो आपको पता है जर्मिनल एपिथेलियम होती है, जननिक उपकला होती है, घनाकार उपकला होती है, अंडाशय के चारों तरफ जो आश्रित होती है ना। और आवरण की तरफ, आवरण बात करेंगे तो मेसोवेरियम से ढकी होती है। और इसके अंदर कुछ बचा नहीं है। इसके बाद में आपको यह पता होना चाहिए कि जो मायोमेट्रियम है, वो मायोमेट्रियम है वो सबसे मोटी लेयर होती है, सबसे मोटी और पेशीय संरचना है। मायोमेट्रियम के बारे में आप यहां पर लिख लो। मायोमेट्रियम के बारे में क्या लिखोगे बेटा? यहां पर लिख लो मायोमेट्रियम के बारे में कि ये क्या है, सबसे मोटी। क्यों सबसे मोटी क्यों है? क्योंकि ये पेशीय स्तर, सबसे मोटी पेशीय स्तर, ये पेशीय उससे बनी होती है। किससे बनी होती है? पेशियों से। और आपको पता है जब बच्चा पेट में होता है और उसके 9 महीने पूरे होने के बाद में जब बच्चा बाहर निकलता है, जब प्रसव क्रिया होती है, उस टाइम पर जो एक्सपल्शन फोर्स देता है वो ये मायोमेट्रियम की पेशियों में होता है। जो पेशियां संकुचित होती है वो ये मायोमेट्रियम की पेशियां ही होती है। और जो एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम की विशेष बात ध्यान रखना। एंडोमेट्रियम की विशेष बात क्या है बेटा जी? इस एंडोमेट्रियम की विशेष बात यह है कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड आता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो परत टूटती है, आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब लड़कियों में मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं उस टाइम पर ब्लीडिंग होती है, एक फेज आती है ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे हम। तो ब्लीडिंग फेज के दौरान ब्लड कहां से आता है? वो ब्लड इसकी एंडोमेट्रियम से आता है। ये अगर निषेचन नहीं होता है और आरोपण नहीं होता है तो ये हार्मोन के कारण, हार्मोनल फैक्ट के कारण, हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है? एंडोमेट्रियम टूट जाती है। और एंडोमेट्रियम टूटेगी तो वो बाहर आएगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, यहां पर लिख लो आप, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यही टूटती है, यही टूटती है। क्या करती है? टूटती है। अरे बेटा समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर है। आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। योनि के बारे में हमने बात कर ली। और यहाँ पर अंडाशय के बारे में एक चीज और लिख लेना कि अंडाशय का काम क्या होता है। ये क्या काम करता है बेटा? ये अंडाशयी हार्मोन, अंडाशयी हार्मोन स्रावित करता है। क्या करता है? अंडाशयी हार्मोन स्रावित करता है। और अंडाशयी हार्मोन कौन से हैं ये तो आपको पता ही, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। वो कौन स्रावित करता है? अंडाशय ही करता है। और अंडाशय ही अंडाणु मुक्त करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अंडाशय का, इसको मादा का प्राथमिक जननांग कहा जाता है, क्योंकि अंडाणु तो मादा का प्राथमिक युग्मक है और मादा के जो युग्मक को स्रावित करेगा उसको क्या कहा जाता है? अंडाणु कहा जाता है। समझ में आ गई बात? अरे इसी तरीके से ये अंडवाहिनी इस तरीके से जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से आपका ये डायग्राम क्लियर है। इसके द्वारा हम यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट कर ली है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी दिक्कत आ रही तो आप मेरे को पूछ सकते हो।